हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो आज हमको पढ़ना है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता क्या है, ठीक। तो ध्यान से देखिए, एक वैज्ञानिक थे ओस्टर्ड, ठीक है। इन चीजों को जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र किसको कहते हैं, ठीक है। जिस हेडिंग का नाम है चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना ऐसे करके बुक में लिखा होगा, पर एक्चुअल में हमको जो पढ़ना है वो है चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, आप सभी ने कभी मैग्नेट का प्रयोग किया ही होगा। तो आपने देखा होगा कि जो मैग्नेट होता है वो लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ठीक है। तो जैसे कोई मैग्नेट है, ठीक है, ये मैग्नेट है जिसका उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिण ध्रुव हो गया। और इस चुंबक के चारों ओर ना एक एरिया होता है, क्षेत्र होता है। उसी क्षेत्र में जब हम लोहे के छोटे टुकड़े को रखते हैं तभी ये चुंबक उसको अपनी ओर खींच पाता है, अन्यथा नहीं खींच पाता। जैसे इस एरिया के बाहर कर देते हैं, चुंबक उस लोहे के टुकड़े को अपनी ओर नहीं खींच पाता है, ठीक है। तो चुंबक के चारों ओर का ये जो फील्ड है, जिसके अंदर उपस्थित धातुओं को ये अपनी ओर क्या करता है, सॉरी, लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है या अन्य चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, ठीक है। उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अब जैसे ये इतना दूर है जहां पे हम दूसरे चुंबकीय पदार्थ को लाएंगे तो ये चुंबक उसको अट्रैक्ट कर लेगा या रिपल कर देगा, आकर्षित कर देगा या प्रतिकर्षित कर देगा, ठीक है। तो जितनी दूर में इसके चारों ओर का जो ये एरिया है, जहां तक इसका ये आकर्षण और प्रतिकर्षण करने वाला गुण विद्यमान है, उसी एरिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कैसे, कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर उस चुंबक का चुंबकीय गुण विद्यमान हो, जहां पर चुंबक का चुंबकीय गुण विद्यमान हो। अच्छा, चुंबक का चुंबकीय गुण है क्या, तो चुंबक क्या करता है, तो चुंबक धातुओं को आकर्षित करता है, धातुओं को क्या करता है, आकर्षित करता है, ठीक है। तो जितनी दूर में धातुओं को आकर्षित करेगा उसी क्षेत्र को क्या बोलना है आपको, चुंबकीय क्षेत्र बोलना है, ठीक है। तो ये तो हो गई नॉर्मली परिभाषा, ठीक है। अब थोड़ा सा दूसरी परिभाषा देखते हैं इसकी। तो देखो एक होता है चुंबकीय कंपास। चुंबकीय कंपास क्या है, तो एक्चुअल में जो चुंबकीय कंपास होता है उसमें एक चुंबक की सुई होती है, एक सुई होती है जो किसकी होती है, चुंबक की होती है। सुई का जो हेड होता है वो होता है नॉर्थ, और जो टेल हेड होता है वो होता है साउथ। और इसको एक ऐसी पिन किलकित व्यवस्था पे रख दिया जाता है और सुई को ऐसा स्थान दे दिया जाता है, ऐसे रख दिया जाता है कि वो अपने स्थान पर स्थिर रहकर सभी दिशाओं में क्या कर सके, घूम सके, चारों ओर क्या कर सके, घूम सके, ठीक है। तो यहां पे रखेंगे तो सुई क्या करेगा, चारों ओर रोटेट कर जाएगा, सुई चारों ओर क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा, घूम जाएगा, ठीक है, स्वतंत्र है घूमने के लिए। कब घूमेगा, जब इसको कहीं से कोई बल मिलेगा, ठीक है, तब ये सुई क्या कर जाएगा, घूम जाएगा, ठीक। अब देखो चुंबक क्या करता है, जब कोई चुंबक इसके पास आता है ना तो उसको आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। आकर्षित कब करता है, जब नॉर्थ साउथ के संपर्क में आएगा तो क्या हो जाएगा, आकर्षण बल लगाता है। चुंबक कौन सा बल लगाता है भैया, आकर्षण बल लगाते हैं, यानी आकर्षित कर लेता है। जब नॉर्थ नॉर्थ के संपर्क में आ जाए या साउथ साउथ के संपर्क में आ जाए तब ये चुंबक क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, उसको क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। कुल मिला के अगर एक शब्दों में बात हम कहें तो जब कोई दो चुंबक पास में आते हैं तो उनके बीच बल लगता है, कभी आकर्षण का लगता है तो कभी प्रतिकर्षण का। आकर्षण बल कब लगता है, जब विपरीत पोल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, ठीक है। अट्रैक्शन कब होता है, जब, सॉरी, अट्रैक्शन कब होगा, जब विपरीत पोल एक दूसरे के संपर्क में आएंगे। रिपल्सन कब होगा, जब समान पोल एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, ठीक है। तो चुंबक का ये गुण होता है, ठीक। अगर, और हाँ, ये तब तक नहीं होगा, ऐसा बल बल तब तक नहीं लगेगा जब तक वो पदार्थ एक निश्चित दायरे में ना आ जाए। दूसरा चुंबक जो है एक दूसरे चुंबक के साथ किसी निश्चित दायरे में जब तक नहीं आएगा तब तक ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये जो चुंबकीय सुई है ये भी एक प्रकार का क्या है, चुंबक ही है,
ठीक है। तो इस चुंबकीय सुई को जब हम इस चुंबक क्षेत्र में लाते हैं तो क्या होता है कि जैसे यहाँ पे हमने रख दिया चुंबकीय सुई को लाके, तो जो चुंबक का नार्थ है ना उसको ये नार्थ प्रतिकर्षित कर देगा, अर्थात सुई उधर घूम जाएगा, क्योंकि ये हेड इसका नार्थ होता है, तो नार्थ प्रतिकर्षण बल की वजह से उधर चला जाएगा। इधर रखेंगे तो इधर जो सुई है तो ये साउथ उसके नॉर्थ को आकर्षित कर लेगा, तो इसका जो नॉर्थ पोल है इधर आ जाएगा, स्टार्ट इधर आ जाएगा। ठीक है, यहां रखेंगे तो ये साउथ नॉर्थ को रिपल करेगा, नॉर्थ साउथ को रिपल करेगा। ठीक है, तो ये सुई जो है इधर घूम जाएगा इधर। तो अलग अलग जगहों पर जो है सुई की डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगी, अर्थात जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में हम सुई को लेकर आएंगे उसकी सुई पर एक बलाघूर्ण कार्य करने लगेगा और उसकी सुई क्या हो जाएगी, घूम जाएगी। तो जिस फील्ड में ऐसा हो रहा है, मैग्नेटिक सुई जो है घूम जा रही है, उसी फील्ड को हम क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो यहां से जो चुंबकीय क्षेत्र की डिफिनीशन बनने वाली है वो ये बनने वाली है कि किसी किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी चुंबकीय सुई को जहां पर किसी चुंबकीय सुई को लाने पर उस पर बलाघूर्ण कार्य करने लगता है, चुंबकीय बलाघूर्ण कार्य करने लगता है, चुंबकीय बल आघूर्ण कार्य करने लगता है, चुंबकीय बल आघूर्ण कार्य करने लगता है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी चुंबकीय सुई को लाने पर उस पर बल चुंबकीय बल आघूर्ण कार्य करने लगता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है भैया, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया चुंबकीय क्षेत्र। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट हेडिंग, ओस्टर्ड का प्रयोग, जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो इसके बारे में सर्वप्रथम वैज्ञानिक ओस्टर्ड ने ही बताया था। तो अब हम लोगों को ओस्टर्ड का प्रयोग पढ़ना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए मिटा देता हूं इसको मैं, फिर आगे चलते हैं। अब हमको पढ़ना है ओस्टर्ड का प्रयोग, ओस्टर्ड का प्रयोग। तो देखिए ओस्टर्ड का प्रयोग क्या था, ओस्टर्ड ने काम किया था, क्या काम किया था, ये एक वायर लिया, ठीक है ऐसे, और एक कुंजी लिया, स्विच जिसको कहते हो आप कुंजी, और कुंजी के साथ एक सेल लगा दिया और ऐसे कर दिया। ठीक, यहाँ पे कुछ अपना एक रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे रख दिया उन्होंने एक चुंबकीय कंपास। ये क्या है, तो ये है चुंबकीय कंपास। ठीक है, प्रतिरोध है, सेल है ये, ऐसा एक सेटअप तैयार कर लिया किसने, ओस्टर्ड ने। ठीक, फिर उसके बाद नॉर्मली जो सुई होती चुंबकीय कंपास वैसे किसी दिशा में ठहरी होती है, उत्तर दक्षिण दक्षिण दिशा में। ठीक है, तो ऐसा पूरा सेटअप उन्होंने तैयार किया, सुई अपना उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरा हुआ था, और जैसे ही इन्होंने इस कुंजी को ऑन किया, इसमें धारा का प्रवाह हुआ, तो देखा कि ये जो सुई है ना, ये जो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरा था, पहले ऐसे था, ये अब घूम गया कुछ इस प्रकार से। ठीक है, पहले ऊपर और सॉरी उत्तर दक्षिण दिशा में था, फिर घूम गया किसी दूसरी डायरेक्शन में। ठीक, फिर ओस्टर्ड ने क्या किया, यहां से स्विच को बंद कर दिया, ऑफ कर दिया। ठीक है, यानी खोल दिया स्विच को। तो स्विच को जैसे ही खोला, फिर से देखा कि सुई अपनी प्रारंभिक स्थिति में फिर से घूम गया। ठीक है,
फिर से ओस्टर को लगा होगा कोई कुछ समस्या हो गई होगी इसलिए घूम गया। तो इसको सुलझाने के लिए फिर से ओस्टर ने क्या किया, स्विच को फिर से जो है ऑफ किया, मतलब बंद किया, तो धारा का प्रवाह आरंभ हो गया। तो फिर से देखा कि सुई फिर से उसी डायरेक्शन में घूम गई जिस डायरेक्शन में पहले घूमी हुई थी। ठीक, ओस्टर को कुछ डाउट हुआ, लगता कुछ समस्या है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, कंफर्म करने के लिए फिर से स्विच को ओपन कर दिया और इस सेल की डायरेक्शन को ही चेंज कर दिया। सेल की डायरेक्शन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। जिधर पॉजिटिव जोड़े थे उधर निगेटिव कर दिया, जिधर निगेटिव जोड़े थे उधर पॉजिटिव कर दिया। फिर उन्होंने क्या देखा कि फिर जैसे कुंजी को आपकी सुई जो पहले जिस डायरेक्शन में घूमती थी उसके विपरीत दिशा में घूम गई। पहले उधर को घूमती थी, अब सुई इधर को रोटेट कर गई। ठीक है, तो इससे ओस्टर्ड को एक बात पता चली, और वो बात क्या है, ओस्टर्ड चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना को जानते थे। ओस्टर्ड को पता था कि चुंबकीय क्षेत्र किसको कहते हैं। किसको कहते हैं, अभी मैंने बताया ना कि जिस क्षेत्र में हम चुंबकीय कंपास को ले जाएं तो उस पर बल आघूर्ण लग जाए यानी सुई घूम जाए, उसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पे धारा प्रवाहित कराने पर ही चालक में तुरंत सुई जो रखी है बगल में चालक के उस पर बल आघूर्ण लग रहा है, वो सुई घूम जा रही है। इससे ओस्टर्ड ने कहा कि इसका मतलब जब हम इस तार में धारा का प्रवाह कर रहे हैं, इस तार में जब हम धारा का प्रवाह कर रहे हैं तब इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहा है, इसीलिए चुंबकीय कंपास क्या हो जा रहा है, घूम जा रहा है। ठीक है, तो इसके आधार पर ओस्टर्ड ने एक थ्योरी दिया। ठीक है, किसकी थ्योरी दिया, विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव की। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित की जाती है, की जाती है, तो उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और इस घटना को क्या नाम दिया गया, जिसे या जिस घटना को, इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, ये ओस्टर्ड का नियम नहीं है, ये विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव की डिफिनीशन है। ठीक है, ओस्टर्ड का नियम क्या है, जो मैं इतनी देर बताया, क्या बताया कि ओस्टर्ड ने एक सरल विद्युत परिपथ तैयार किया और चालक के बगल में एक चुंबकीय कंपास को रख दिया। ठीक है, और जैसे ही परिपथ में धारा का प्रवाह आरंभ किया तो देखा चुंबकीय कंपास की सुई जो थी वो अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष घूम गई। ठीक है, किसी दूसरे डायरेक्शन में घूम गई। तो फिर पुनः ओस्टर्ड ने क्या किया, परिपथ में धारा के प्रवाह को रोक दिया अर्थात कुंजी को बंद कर दिया। तो फिर से सुई अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस लौट गई। इसके उपरांत ओस्टर्ड ने सेल की दिशा को पलट कर देखा तो चुंबकीय सुई की जो डायरेक्शन है वो पहले जिस दिशा में घूम रही थी अब उसके विपरीत दिशा में घूम रही है। ठीक है, ये है ओस्टर्ड का प्रयोग। और फिर ओस्टर्ड ने इस आधार पर, स्पेक्टिकल के आधार पर डिफिनीशन जो दी, उन्होंने कहा कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे चलते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए फिर आगे चला जाए। तो देखिए ओस्टर्ड ने क्या किया था, केवल ये बताया था कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, अर्थात चालक में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ये बात ओस्टर्ड ने बताई। पर ओस्टर्ड ये नहीं बताया था कि कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है,
तो इस चीज को पता करने के लिए कहीं किसी बिंदु पर चालक से कितनी कुछ दूरी पर कहीं पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इस चीज को पता करने के लिए एक वैज्ञानिक थे बायो और दूसरे थे सेवार्ट। इन दोनों लोगों ने मिलकर एक प्रैक्टिकल किया था, ठीक है। और वो प्रैक्टिकल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और पूछा भी जाएगा। तो आइए आज हम उस प्रैक्टिकल को पढ़ते हैं जिसको कहते हैं बायो सेवर्ट का नियम, ठीक है। तो हमको क्या पढ़ना है, बायो सेवर्ट का नियम, ठीक है। बायो अलग थे और सेवर्ट अलग वैज्ञानिक थे। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर एक नियम दिया जिसको कहते हैं बायो सेवर्ट का नियम, ठीक है। तो इन्होंने अपना नियम देने के लिए क्या किया था, एक चालक ले लिया, ऐसे किसी भी आकार का एक चालक ले लिया इन्होंने, ठीक है। और इस चालक को क्या किया था, पूरे चालक को सील कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। और चालक में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित करा दी। कितने एम्पियर की भैया, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित करा दी, ठीक। और चालक के एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया। जो बायो सेवर्ट थे वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बताए तो थे, परंतु केवल चालक के एक छोटे से टुकड़े के लिए बताए थे, ठीक है, अल्प लंबाई के लिए केवल। तो ये हो गई उसका अल्पांश, लंबाई का अल्पांश हो गया, जिसको हम लिखने वाले हैं किससे, डीएल से, क्योंकि लंबाई को यल से लिखते हैं और इसका छोटा हिस्सा किससे लिखा जाएगा, डीएल से लिखा जाएगा। तो इसकी लंबाई कितना है, डीएल है। इस केवल डीएल लंबाई के टुकड़े के कारण उन्होंने इससे ठीक आर दूरी पर स्थित एक बिंदु पी है, वहां पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बतलाया, ठीक है। और यहाँ पे मान लिया कि डीएल और इस बिंदु पी को मिलाने वाली जो रेखा है, इसके बीच जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, ठीक है। इस चीज को ध्यान से रखेंगे कि जो थीटा हमने माना है ये डीएल और बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा के बीच बना कोण है, ठीक है। डीएल तथा डीएल और बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा के बीच बना कोण क्या है, थीटा है। आगे चल के जो है और सारे डेरिवेशंस होने वाले हैं इसके अनुप्रयोग कर के द्वारा, तो हम लोग इसका अनुप्रयोग भी पढ़ने वाले, तो उसमें ये चीज कंफ्यूज कर देता है बच्चों को। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो थीटा है, अभी हम जो थीटा मान रहे हैं वो डीएल और बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा, साथ में जो डीएल है उसके बीच जो कोण बना है वो कोण थीटा माना है हमने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। तो ऐसा करने के बाद बायो सेवर्ट ने यहां रख दिया क्या, इंस्ट्रूमेंट, जिससे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मापी जाती है, ठीक है। और उन्होंने अब क्या किया, सबसे पहले चालक में जो धारा बह रही है इसके मान को बदलना स्टार्ट किया। धारा के मान को क्या किया, बदलना स्टार्ट किया। तो जब वो ज्यादा धारा प्रवाहित कराते थे तो इसके चारों ओर ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता था। यहाँ बिंदु पी पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक आती थी, कम धारा प्रवाहित कराते थे तो कम आती थी, ठीक है। इसका मतलब धारा घटने पर चुंबकीय क्षेत्र घट जा रहा था और धारा बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जा रहा था। तो इस आधार पर बायो सेवर्ट ने कहा कि किसी बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तीव्रता चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है, ठीक है। अर्थात I इज प्रोपोर्शनल, B इज प्रोपोर्शनल। देखो चालक के छोटे से टुकड़े के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र को B से लिखते हैं, ठीक है। और छोटे से टुकड़े का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो छोटा सा ही आएगा, इसलिए इसको हम dB से लिखेंगे, ठीक है। तो dB इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, I। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती है, तो ये प्रोपोर्शनल समानुपाती का चिन्ह है। तो dB प्रोपोर्शनल क्या मिल गया आपको, I मिल गया, ठीक है। फिर आगे चलेंगे। फिर उसके बाद बायो सेवर्ट ने क्या किया, ये जो डीएल है ना इसकी लंबाई को कम ज्यादा किया। लंबाई को बढ़ाया तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र बढ़ गया, लंबाई को घटाया तो चुंबकीय क्षेत्र घट गया। इसका मतलब कि जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो डीएल की लंबाई के भी कैसे है, समानुपाती है। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा, इसको समीकरण एक नाम दे दीजिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट,
बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र लघु धारा अवयव जिसको आप कहते हो डीएल की लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक, अर्थात समानुपाती तो डीबी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा डीएल, क्योंकि डीएल के समानुपाती है ना डीबी चुंबकीय क्षेत्र, साथ में बढ़ रहा है। डीएल बढ़ाने पर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है, डीएल घटाने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घट जाती है। ठीक है, अब दूसरी बात, जब लिखने की बारी है तो कौन सा किस साइड लिखा जाएगा, तो आप हमेशा याद रखिएगा आप दाहिने हाथ से कम ज्यादा करते हो सारा काम। ठीक है, तो जिसको हम बदल रहे हैं ना, दाहिने हाथ से बदलते हैं तो उसको दाहिने साइड ही लिखना है आपको, और जो चीज खुद से बदल रहा है उसको बाईं ओर लिखना है। तो हमने डीएल को बदला तो डीबी बदला ना, इसलिए डीएल को कहां रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड। ठीक है, और डीबी को कहां लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तीसरा पॉइंट, तीसरी बार उन्होंने क्या बदला। ठीक है, तो यहां पे ये जो एंगल है, ये कोण, इस कोण को कम ज्यादा करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने देखा कि इसका जो मान है चुंबकीय क्षेत्र का 0 से लेकर 90 डिग्री तक बढ़ा, अर्थात कोण को 0 से 90 डिग्री तक बढ़ाने पर यहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो बढ़ जाता था। फिर 90 से 180 तक घटने लगा, फिर 180 से 270 तक वैल्यू ऋणात्मक दिशा में बढ़ी। ठीक है, माइनस में बढ़ी। फिर 270 से 360 तक वैल्यू जो है ऋणात्मक दिशा में घटना स्टार्ट किया, 0 हो गया। ठीक है, अगर हम इसका ग्राफ खींचे, हमने कहा 0 से 90 तक बढ़ा, 90 से 180 तक घटा, 180 270 तक ऋणात्मक दिशा में बढ़ा, फिर 270 से 360 तक ऋणात्मक दिशा में घटा। ठीक है, तो कुछ ऐसे ग्राफ बना, जो बात तो मैंने कहा, पहले बढ़ा ऊपर गया, फिर घटा नीचे आया, फिर ऋणात्मक दिशा में बढ़ा तो नीचे गया, फिर ऋणात्मक दिशा में घटा तो फिर ऐसे आया। ठीक है, और यहाँ पे ना 0 हो जा रहा था वैल्यू, अर्थात कहां पे 0 डिग्री पर। ठीक है, 180 डिग्री पर और 360 डिग्री पर। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ देखकर आपको कुछ याद आया, ऐसा ग्राफ किसका होता है, तो ऐसा ग्राफ होता है साइन थीटा का। किसका ग्राफ होता है ऐसा, साइन थीटा का ग्राफ होता है। अर्थात यहां पे जो है साइन थीटा की हिंदी क्या होती है, ज्या होती है। थीटा क्या है, डीएल और पी को मिलाने वाला कोण है, सॉरी डीएल और बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा और डीएल के बीच बना कोण है। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है बिंदु पी पर, वो इस डीएल और बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा तथा डीएल के बीच जो कोण बना है उसकी ज्या के कैसा है, समानुपाती है, क्योंकि साइन थीटा के जैसा बिहेव कर रहा था चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र, पी पर चुंबकीय क्षेत्र डीएल तथा डीएल और बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या के समानुपाती होता है, ज्या के समानुपाती होता है। ठीक, अच्छा, ज्या के समानुपाती अर्थात डी बीज प्रोपोर्शनल टू ज्या मतलब साइन, कोण मतलब थीटा, तो डी बीज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, साइन थीटा। इसको समीकरण 2 मान लीजिए और इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक, बदलने के लिए और क्या बचा उनके पास, बदलने के लिए ये एक चीज बचा, क्या, आर, डीएल से बिंदु पी के बीच की दूरी। ठीक है, तब उन्होंने इसको बदलना स्टार्ट किया, तो देखा कि जैसे जैसे बिंदु पी को डीएल के नजदीक ला रहे थे, वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इंक्रीज हो रही थी वर्ग के रूप में।
स्क्वायर हो जाए। चुंबकीय क्षेत्र को आधा किया तो सॉरी दूरी को आधा किया तो चुंबकीय क्षेत्र 4 गुना बढ़ गया, दूरी को दुगना किया तो चुंबकीय क्षेत्र 4 गुना घट गया, अर्थात स्क्वायर के रूप में कम ज्यादा हो रहा था। ठीक है, बस फर्क कितना था कि दूरी कम करने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा था, दूरी ज्यादा करने पर चुंबकीय क्षेत्र घट रहा था, वो भी स्क्वायर के रूप में। तो इस बात को हिंदी में कैसे लिखेंगे? उन्होंने कहा कि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो बिंदु P तथा dl को मिला, बिंदु P तथा dl के बीच की दूरी के, बिंदु P तथा dl के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, अर्थात dB इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², क्योंकि दूरी कितना है, r है, और r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, इसीलिए बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P तथा dl के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात dB इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दिस इज समीकरण नंबर 4। ठीक, सब कुछ बदल डाला उन्होंने, ये मिला उनको 4 स्टेप। क्या मिला? dB प्रोपोर्शनल I, dB प्रोपोर्शनल dl, dB प्रोपोर्शनल sin थीटा और dB प्रोपोर्शनल 1/r² मिला उनको। ठीक, इसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, इन चारों समीकरण को मिलाया। ठीक है, समीकरण 1, 2, 3 व 4 से क्या मिलेगा आपको? तो मिलने वाला आपको dB इज प्रोपोर्शनल टू, यहां मिला I, यहां मिला dl, यहां मिला sin थीटा, और यहां मिला नीचे r², तो नीचे लिख दो r²। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो नियतांक लगेगा, क्या लगेगा? तो dB इज इक्वल टू, यहां पे नियतांक होता है μ0/4 IDL sin थीटा अपान r²। ये हो गया बायो-सेवर्ट के नियम का फार्मूला। ठीक, अच्छा अभी बताता हूं, ये मैंने μ0 का यूज कर लिया ना, नया नया दिख रहा है, अभी नहीं देखा था आपने पहले। ठीक है, जहां μ0 क्या जानते हो? निर्वात की चुंबकशीलता है, चुंबकशीलता है। ठीक है, μ0 क्या है? तो μ0 निर्वात की चुंबकशीलता है भैया। ठीक है, अच्छा μ0/4 का मान कितना होता है? क्योंकि नियतांक है ना। ठीक है, और μ0/4 नियतांक है, क्या है? नियतांक है। अच्छा नियतांक है तो इसका कुछ नियत अंक होना चाहिए, तो μ0/4 का जो मान होता है वो कितना होता है भैया? तो μ0/4 का जो मान होता है वो 10⁻⁻7 होता है। कितना होता है? 10⁻⁻7 होता है। ठीक है, μ0 का मान है, सॉरी μ0/4 का। तो चलिए ये हो गया इस नियतांक का मान, तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अभी और सारी चीजें पढ़नी है हमको इसमें। तो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, चलिए फिर आगे चला जाए। मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो चलिए, हमने आपको बताया कि μ0/4 का मान कितना होता है, तो 10⁻⁻7 होता है, ये हमने आपको बताया। ठीक है,
तो 10 की घात -7 है। इसका मात्रक कितना होता है? तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। ठीक, तो ये अगर हम बात करें केवल म्यू नॉट की, सिर्फ म्यू नॉट की, तो म्यू नॉट का मान कितना हो जाएगा? 4 पाई बटे में उधर जाएगा गुणे में, तो 4 पाई इंटू 10 की घात -7। ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, न्यूटन क्या है? न्यूटन बल का मात्रक। बल F बराबर आपने पढ़ा ना m में, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा कि m का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपने पढ़ा। ठीक है, तो अगर हम म्यू नॉट की बीमा निकालना चाहें तो इसके मात्रक को कुछ इस प्रकार से तोड़ा जा सकता है। क्या है मात्रक? न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, एम्पियर की बीमा ए होती है, आराम से जानते हो। अगर बल की बीमा आपको नहीं पता है तो आप ऐसे तोड़ सकते हो। ठीक, न्यूटन को तोड़ दो किलोग्राम गुणे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। किलोग्राम का बीमा द्रव्यमान यम है, मीटर यल है, और सेकंड की बीमा क्या होती है? टी, टाइम है सेकंड, इसकी घात 2 है तो 2 लगाओ, ऊपर जाएगी घात -2 हो जाएगी, तो mlt -2 हो जाएगी। ठीक है, ये बल की बीमा हो जाएगी। बल की बीमा क्या हो जाएगी? mlt -2 हो जाएगी। ठीक, फिर उसके बाद तो बल की बीमा अगर नहीं याद आपको तो ऐसे रख दो mlt -2। ठीक है, ऐसे निकाल के, बट एम्पियर की बीमा ए ही होती है, इसकी घात 2 है तो इसकी भी घात 2 लगा दो। ठीक, क्या कर रहा हूं मैं? म्यू नॉट की बीमा निकाल रहा हूं, वी नॉट की बीमा निकाल रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। तो म्यू नॉट की बीमा क्या आ गई भैया? m की घात 1 है, 1 लिख दो, l की घात 1 है, 1 लिख दो, t की घात कितना है? -2 लिख दो। a की घात तो -2 है, नीचे ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी म्यू नॉट की बीमा mlt -2 a -2 mlt -2 a -2। ठीक है, तो ये हो गई म्यू नॉट की बीमा। ठीक है, निर्वात की चुंबकशीलता की बीमा हो गई, और मात्रक क्या हो गया? न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे चला जाए। मिटा दो इसको, चलो मिटा देता हूं। अब हम लोगों को पढ़ना है म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन नॉट में संबंध, क्योंकि म्यू नॉट क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या था? निर्वात की वैद्युतशीलता था। तो चलो निर्वात की चुंबकशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता में संबंध पढ़ते हैं। ठीक है, जिसको हम कहेंगे म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन नॉट में संबंध। ठीक है, चलो संबंध पढ़ लेते हैं, रिलेशनशिप पढ़ लेते हैं इनमें दोनों में। ठीक है, तो आइए पढ़ लिया जाए इसका संबंध। तो देखिए आपने पढ़ा ना, म्यू नॉट अपान 4 पाई बराबर कितना पढ़ा? 10 की घात -7। दिस इज समीकरण नंबर 1। ठीक है, अच्छा आपने और क्या पढ़ा है? ये कहां पढ़ा है? चुंबकत्व में। कहां पढ़ा है? चुंबकत्व में। ठीक है, और विद्युत की में क्या होता है आपका? स्थिर विद्युत की में, स्थिर विद्युत की में क्या पढ़ा? तो आपने पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 पढ़ा था। इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, चलो आगे चला जाए। अब आ रहा है? हाँ, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो जब आगे चलेंगे तो समीकरण 2 में 1 से भाग दे दो। आप क्या कर दो? समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर, ठीक है, तो भाग देंगे तो 2 में क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1 में क्या है? तो 1 में है म्यू नॉट अपान 4 पाई इज इक्वल टू, 1 में सॉरी 2 में क्या है? 9 गुणे 10 की घात 9, और 1 में क्या है? 10 की घात -7। चलो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, म्यू नॉट घूम कर इधर आएगा, तो आपको मिलेगा 1/एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो 9 गुणे 10 की घात -7, ऊपर जाएगा +7, और 9 पहले से 9 7 16, 10 की घात कितना मिल जाएगा आपको? 16। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं, दोनों
पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो जब वर्गमूल लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एक का वर्गमूल एक ही होता है और इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट लिख लो। रूट के अंदर 9 का वर्गमूल 3 होता है, 10 की घात 16 वर्गमूल में घात आधी हो जाती, तो 3 गुणे 10 की घात 8 मिल जाएगा। अच्छा ये क्या है यार, क्या है ये, तो ये है निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है। अर्थात मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, अब तो निर्वात में प्रकाश की चाल को किससे लिखते हो आप, सी से लिखते हो, तो 1/अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड, और बीमा क्या हो जाएगी, तो इसकी बीमा हो जाएगी, चाल की बीमा ml-1 होती है, तो इसकी भी बीमा क्या हो जाएगी, ml-1 हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ ये चीज ना बहुत एग्जाम में पूछता है कंफ्यूज करने के लिए, आपसे पूछेगा बताओ 1/एप्सिलॉन नॉट रूट के अंदर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट का मात्रक क्या होता है, तो अगर पता है कि सी के बराबर तो इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड बता दोगे, नहीं पता तो निकालते रहो घंटे भर। बीमा पूछेगा, अगर पता है कि सी के बराबर तुरंत बताओगे ml-1। और कभी कभी तो ऐसे पूछ लेता है, ऐसे, ठीक है, बोलेगा इसका मात्रक बोलो, बटे 1/, लिखेगा ही नहीं, तब क्या करेंगे, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर इनवर्स सेकंड, ठीक है, यूनिट पलट जाएगी, इसका मात्रक पलट जाएगा। बीमा क्या हो जाएगी, इसकी बीमा हो जाएगी m-1l, ठीक है। तो ऐसे, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे चला जाए। तो ले लिया स्क्रीनशॉट आपने, तो चलिए अब थोड़ा सा ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है इसकी डायरेक्शन भी देख लेते हैं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि होता है। कौन सी राशि है चुंबकीय क्षेत्र, सदिश राशि है भाई, तो सदिश राशि तो कुछ दिशा उषा होती होगी, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम पढ़ लेते हैं। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, हेडिंग का नाम क्या है, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है। तो धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पढ़ना है आपको यार। तो इसकी दिशा क्या होगी, ध्यान देखिए, तो दिशा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले पढ़ना है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, ठीक, ये पढ़ना है हम लोगों को। दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 है क्या, आइए बताता हूं आपको, ठीक है। ये दाहिना हाथ है, इसको ऐसे रखना है आपको, ठीक, फैला दो ऐसे यार, कैसे है, ठीक है, कैसे, इस प्रकार से। ये क्या हो गया, आज तो नहीं बनेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ये अंगूठा हो गया आपका, ठीक है, और ये अंगुलियां हो गई, ठीक है। तो अगर ऐसे हमने आप अपने आप दाहिने हाथ को ऐसे फैला देना, ठीक, और ये जो अंगूठा है ना इसको किसी चालक में, जैसे तार है, इस तार में धारा बह रही है ऐसे इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अंगूठा किसकी दिशा में रहेगा, अंगूठा सदैव कहां रहेगा, धारा की दिशा में रहेगा। तो बल कहां लगेगा, बल लगेगा हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा में। बल कहां लगेगा, हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा में। और कहां पे, ये अंगुलियां किधर फैलाना है आपको, बिंदु P की ओर फैलाना है, किधर फैलाना है, बिंदु P की ओर, ठीक है, जहां पे आपको चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ज्ञात करनी है। एग्जाम्पल के लिए
जैसे ये एक चालक है जिसमें ऐसे धारा बह रही है, यहां पे एक पॉइंट है, आपको बताना है, बोलो चुंबकीय क्षेत्र कहां होगा। ठीक, बोल दिया, आप दाहिना हाथ लो, ऐसे इसको फैला दो, कैसे, अंगूठा और सारी अंगुलियां परस्पर लंबवत हैं, ठीक है। अब अंगूठे को रखना है चालक की दिशा में, धारा की दिशा में, बिंदु ये अंगुलियों को फैलाने इस बिंदु की ओर, बिंदु यहां आ गए तो अंगुलियों को इधर फैलाएंगे, ठीक। अंगूठा चालक में धारा ऊपर जा रही तो ऊपर रखना है। अब देखो धक्का किधर लगेगा, अब अंदर दोगे ना धक्का, ऐसे तो दोगे धक्का कि ऐसे देते हो, ऐसे ही दिया जाता है ना, धक्का ऐसे दे रहे हैं तो बल कहां लगेगा, अंदर की ओर लगेगा, ठीक। इस नियम को डिफाइन कैसे करना है, यदि हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे और अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि ये दोनों परस्पर कैसे हो जाएं, लंबवत हो जाएं, क्योंकि देखो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, तो परस्पर कैसे हो, लंबवत हो, और फैली हुई उंगलियां उस बिंदु की ओर हो जहां पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा याद करनी है, ठीक है, और अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में हो, तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा में लगती है, ठीक है। कैसे डिफाइन करना है, यदि हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे और उसके पास की अंगुलियों को, ठीक है, दाहिने हाथ के अंगूठे और अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों ये सब परस्पर कैसे हो जाएं, अभिलंबवत हो जाए, अंगूठा और अंगुलियां परस्पर कैसी हो जाएं, अभिलंबवत हो जाएं, और अंगूठा यदि चालक में प्रवाहित तो धारा की दिशा में है और फैली हुई अंगुलियां बिंदु P की ओर हैं, तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा में होगी। अगर यहाँ बिंदु P है तो बल कहाँ लगेगा, अंदर की ओर धक्का देंगे, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, अंदर की ओर है, अंदर की ओर है तो इसको क्रॉस चिन्ह से रिप्रेजेंट करना है। इधर है बिंदु P, तो चुंबकीय क्षेत्र देखो कहाँ, अंगूठा उधर, अंगुलियां इधर की ओर आ रही, तो बल कहाँ लगेगा, सॉरी अंगुलियों को बिंदु P की ओर करो, अंगूठा को धारा की दिशा में, हथेली मेरी इधर की ओर है, बल इधर की ओर लगेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ हो जाएगी, इधर की ओर, अर्थात इधर से बल रेखा प्रवेश करेगी, इधर से बाहर आएगी, जिधर से बाहर की ओर उधर डॉट चिन्ह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र इसमें इधर की ओर ऐसे होगा, इधर बल रेखाएं इधर से ऐसे रोटेट करेंगी चालक के चारों ओर, ठीक है। तो इस नियम को लिखेंगे कैसे, तो इस नियम को ऐसे लिखेंगे, यदि हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे और अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक में प्रवाहित तो धारा की दिशा में हो और फैली हुई अंगुलियां बिंदु P की ओर हो, तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र हथेली के लंबवत तो धक्का देने की दिशा में कार्य करता है, ठीक है। चलिए इस नियम को आप लिख लीजिएगा। फिर अब हम आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट हमको पढ़ना है मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम। मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम, तो चलिए पढ़ते हैं मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम, ठीक है। तो मैक्सवेल ने क्या कहा कि यदि हम अपने दाहिने हाथ में पेचकस को ले लें ऐसे, ठीक है, ये पेचकस रहा, हम इसको अपने दाहिने हाथ में ऐसे ले लिए भाई, ठीक है। अब आपको इसको पेच के कसने की दिशा में घुमाना, जैसे मैंने पेच कहाँ लगा के रखा है, यहाँ एक पेच लगा के रखा है, ठीक है। तो इसको कसने के लिए मैं ऐसे घुमाऊंगा, कई पेज को कसना होता है ना, तो ऐसे घुमाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो मैक्सवेल ने कहा कि यदि हम अपने दाहिने हाथ में पेचकस को पकड़ लें और पेज को कसने की दिशा में घुमाएं ऐसे, ठीक है। तो मैं अगर इसको चित्र के अनुसार पेचकस का चित्र बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से कुछ बन जाएगा, ठीक। तो उन्होंने मैक्सवेल ने कहा क्या कि अगर हम दाहिने हाथ में पेचकस को पकड़कर पेच को कसने की दिशा में इस प्रकार घुमाएं कि पेच को जब हम कसेंगे ना, जैसे यहाँ पे हमने पेच को लगा के रखा है कुछ ऐसे, तो अगर हम पेच को कसेंगे तो पेच आगे बढ़ेगा, पेच कहाँ जाएगा, आगे बढ़ेगा। पेच का मतलब स्क्रू यार, इसमें नोक होता है और चूड़ी ऐसे बना होता है, ठीक है। तो जब हम पेचकस लगा के इसको कसेंगे तो ये ऊपर की ओर कस रहे हैं तो ऊपर जाएगा, ऊपर की ओर कस रहे हैं तो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, अर्थात इधर बढ़ेगा, ठीक है। और कोई चालक है उसमें ऐसे धारा जा रही है ऊपर की ओर, ठीक है। तो मैक्सवेल ने क्या कहा कि यदि हम अपने दाहिने हाथ में पेचकस को पकड़कर पेच को कसने की दिशा में इस प्रकार घुमाएं
कि जो पेज के आगे बढ़ने की डायरेक्शन है वो किसकी दिशा हो, धारा की दिशा हो, चालक में प्रवाहित तो धारा की दिशा हो, तो पेचकस को घुमाते समय देखो अंगूठा ऐसे गति करेगा, ऐसे देखो ऐसे गति करेगा ना अंगूठा, इधर से निकल के इधर जा रहा है, ठीक है। तो ये जो अंगूठे की गति की दिशा इधर से निकल के इधर जाने वाली, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम क्या है, यदि हम अपने दाहिने हाथ में पेचकस को पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेच के आगे बढ़ने की दिशा चालक में प्रवाहित हो, धारा की दिशा हो, तो अंगूठे की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, ठीक है। हमने थ्योरी को बोल दिया है, आप लिख लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी से बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और थोड़ा वीडियो पसंद आया तो लाइक वाइक कर दिया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो भी नए हैं इस चैनल पर, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।